सेपरेशन पूरी गड्ढा बढ़ गया भाई इधर तो। आंसू आ गए खुशी के मारे मेरे। मजाक नहीं कर रहा। कैमरा को साइड बाय साइड देखो ना, साइज के अलावा कोई फर्क नहीं है। साइज के अलावा कोई फर्क, उल्टा बोल दिया। और इवन जो इसके बटन है ना, वो भी एग्जैक्टली सेम है। क्या बैकग्राउंड बन रहा है ना चद्दर से, बुरा लग रहा है। पर फनी बात पता है क्या है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया 7-8 हज़ार वाले फ़ोन से किया था, और उस टाइम मैं सोचता था कि बस आईफोन मिल जाए बहुत है, और कैमरा क्यों ही लेते हैं लोग। और फिर मेरे हाथ लगा ये ZV-E10, और जब ये ले लिया मैंने, फिर तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या ही कर दूंगा मैं, और अब ज़रूरत ही नहीं है कैमरा की। और अब मैं ले आया ये ZV-E1। अब इस नए कैमरा के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि ZV-E10 इनफ है यूट्यूब के लिए, और सही बताओ तो मैं इसको कभी बदलता ही नहीं। और मैंने बस इसीलिए चेंज किया क्योंकि मेरे भाई को कैमरा चाहिए था, और वो भी कैमरा लेता तो एक क्रॉप सेंसर ही लेता, और एक ही घर में 2-2 क्रॉप सेंसर क्या करना है। तो इसलिए मैंने फुल फ्रेम पे अपग्रेड कर लिया। अब दिखाता तुम्हें इसका, फ़ोन पे भी अच्छी क्वालिटी आ रही है। एक काम और करता हूँ, तुम्हें साइड बाय साइड क्वालिटी दिखाता हूँ कि आईफोन और कैमरा में क्या डिफरेंस आता है। देखो भाई, अब आईफोन ना चाहते हुए भी मुझे लगता है फ़िल्टर लगा देता है और थोड़ा गोरा गोरा सा कर देता है। पर जो एक्चुअल इमेज है ना, वो कैमरे में ही पता लगती है। अब तुम कोई भी फुल फ्रेम कैमरा ले लो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आउटपुट मिलेगा तुम्हें। पर फिर भी मैंने यही कैमरा क्यों चूज़ किया? अब मेरी लिस्ट में ना A7 IV था और A7 C2 था। तो अब मैं 3 पॉइंटर बताता हूँ कि मैंने वो 2 कैमरा छोड़ के A7 IV A7 C2 की जगह ZV-E1 ही क्यों लिया। पहला, इसमें एक अलग AI चिप है, और उसकी वजह से इसका ऑटो फोकस इतना तगड़ा है। और वैसे भी मुझे ट्राईपॉड पे कैमरा लगा के शूट करना होता है, और मैं हमेशा नहीं देख सकता कि क्या मैं फोकस में हूँ या नहीं हूँ। लास्ट कैमरा के साथ कई बार क्या होता था, मैं जिम में शूट कर रहा हूँ, किसी और बंदे की शक्ल दिखी, वो उस पर फोकस करने लग जाता है। बट इसमें एक फीचर है कि मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करके इसमें डाल सकता हूँ, और वो AI के थ्रू हमेशा मेरे को ट्रैक करेगा, चाहे कितने भी चेहरे दिख रहे हो आगे। दूसरा पॉइंट है AI ऑटो फ्रेमिंग। अभी स्टार्ट होने वाला है। सारे बेइज्जती करा रहा है मेरी। कई बार ना मैं वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें ऐड करता हूँ, कभी जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, कभी फ्रेम को लेफ़्ट से राइट ले जाता हूँ, और ये छोटी छोटी चीज़ें ना व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेटर करती हैं, बट डायरेक्टली तुम्हें पता नहीं लगता है कि मैंने क्या किया वीडियो में। पर ये ऐसा फीचर है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कैमरा मैन मेरे पीछे ले लेके कैमरा घूम रहा है, फ्रेम लेफ्ट राइट हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये कैमरा ही सब कुछ कर रहा है। मैं पास आ गया, फ्रेम बड़ा कर दिया इसने। 4 पॉइंट याद आ गया मुझे। तीसरा पॉइंट, तुमने अगर नोटिस किया हो तो मेरे हाथ में थोड़े शिवर करते हैं, और ये जेनेटिक इशू है, और इसकी वजह से मैं कभी भी कैमरा अपने हाथ में पकड़ के शूट नहीं करता था। तो इस कैमरा में एक डायनामिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, जो मुझे बाकी कैमराज में नहीं मिल रहा था। कच्चे सूख रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं घुमा सकता अभी, तो इतना ही देख लो। फोर्थ पॉइंट, ये कैमरा क्योंकि वीडियो सेंट्रिक है, तो ये 4K शूट कर सकता है 60 FPS बिना क्रॉप के साथ, और 120 FPS 10% क्रॉप के साथ 4K पर ही। अब ज़्यादा फालतू बात नहीं करते, लास्टली तो मैं लेंस के बारे में बता देता हूँ। लेंस मैंने लिया है सिग्मा का 2470 Mark II। अब इस लेंस का एक ऐसा फ़ायदा है, जैसे ZV-E10 पे ना मैं प्राइम लेंस यूज़ करता था। प्राइम लेंस में और ये जूम लेंस में फ़र्क क्या होता है? प्राइम लेंस, जिसको नहीं पता है बता देता हूँ। प्राइम लेंस में ना तुम जूम नहीं कर सकते, तुम डिजिटल जूम कर सकते हो, मतलब कि तुम क्रॉप कर रहे हो अपनी इमेज में क्वालिटी कम करके। और जब मैं जिम में शूट करता हूँ ना, मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ अपने एंगल और फ्रेम को लेके कि वो छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, और जो एग्जैक्टली चाहिए वो मुझे मिल रहा है या नहीं। क्योंकि प्राइम लेंस में जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, तो मैं कैमरा लेके घूमता रहता था जिम में, आगे रख के देखता था, पीछे रख के देखता था, कहाँ सही आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। बट इसमें वो चीज़ हट गई क्योंकि ये जूम लेंस है। इन शॉर्ट, मज़ा ही आ जाएगा इससे वीडियो बनाने में। चलो अब बॉडी बिल्डिंग की बातें करते हैं। तो एक चीज़ दिखानी है मुझे तुम्हें, विच इज़ मेरी गोलियों का पिटारा। ये सारी गोलियां मैं दिन में अलग अलग टाइम पे डिवाइड करके खाता हूँ। जो मैं अभी खाने वाला हूँ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये मेरी बालों की गोली है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये भी बालों की है, इसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। ये कफसिल है, ये मैं वैसे ही गला कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो खा लेता हूँ, इसका भी काम नहीं है। ये पेन किलर है इमरजेंसी के लिए, टेंडन पेन के। ये ज़ुकाम की पड़ी है पुरानी। अब
अश्वगंधा में दिन में 2 टैबलेट खाता हूँ, इसके साथ एक मल्टीविटामिन जो मैं अभी खाने वाला हूँ, वीगन ओमेगा 3, और ये सही लगा मुझे तो। अब बीइंग अ वेजिटेरियन कुछ भी हो, मैं फ़िश ऑयल तो नहीं खाने वाला, ना ही मैंने कभी लाइफ में खाया है। ये विटामिन सी की गोलियाँ हैं, ये तुम्हें किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। मैं सही बोलूँ तो सरकारी जो दुकान होती है ना दवाइयों की, वहाँ से ले लो जाके, तुम्हें सस्ती मिलेंगी। मैं पता नहीं कितनी ले आया एक बार में, तो रोज़ 2 खाता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये कैमरे की डब्बी है पुरानी, जो मेरे को रात में गोलियाँ खानी है ना, जिंक मैग्नीशियम, सोने से पहले अच्छी नींद आती है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। करकमिन पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, इन्फ्लेमेशन के लिए। मैं इसको खा के देख रहा हूँ, रिजल्ट आता है तो तुम्हें बताता हूँ, बट इस पर लिखा है कि 30 दिन से ज़्यादा नहीं खानी है इसको, तो मैं थोड़े दिन खा के बताता हूँ। लास्टली ये बालों वाली दवाई, और अब इस डब्बी को ऐसे कैसे ही बंद करके रख दूँगा, और रात में जो हल्दी वाला दूध मैं पीता हूँ ना, उसके साथ इन्हें खा लूँगा। तो बहुत लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपने हेयर फॉल के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या मेडिसिन खा रहा हूँ, जो चीज़ कर रहा हूँ। सही बताऊँ तो मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जिसका जो काम है वो उसी को करने दो। डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा क्या खाना है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया जो मैं कर रहा हूँ और वो तुम एग्जैक्टली करने लग गए, और जस्ट इन केस तुम्हारा सामान ख़राब हो गया, हाँ, तो अब बात नहीं करते इस बारे में। एक लास्ट चीज़ ये दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, मैं डर्मा पेन लेके आया हूँ, तो इसको मैं थ्राइस इन 2 वीक्स यूज़ करने वाला हूँ, मतलब अराउंड 5 दिन में एक बार। बस एक चीज़ है इसके साथ, बॉडी बिल्डिंग की तरह ही ये भी थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और तुम्हें अपने प्लान पे स्टिक करना पड़ता है। तो मैं रात को रोज़ मिनॉक्सिडिल लगा के ही सोता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। इन शॉर्ट इन 7 महीनों में शायद ही एक बार ऐसा हुआ होगा कि मैं दवाई लेना या फिर मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना भूल गया हूँ। लाइकवाइज मैं जिम भी पता नहीं कब स्किप किया था, याद ही नहीं है। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करना था मुझे, जो है वीक मसल ग्रुप को लेकर। कई बार हम अपनी जो भी मसल लैक कर रही होती है उसको, मतलब जेनेटिक्स को ब्लेम कर देते हैं उस मसल को वीक होने के ऊपर। रिसेंटली तो नहीं, 1 महीना हो गया, तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने कोलैब किया था। तुम्हें वीडियो मिल जाएगी तरुण गिल के चैनल पे। तो उस बंदे ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी चेस्ट को लेकर, और जबकि मैं चेस्ट को लेकर हमेशा रोता रहता हूँ कि मेरी चेस्ट बहुत वीक है, पर जब से कॉम्प्लीमेंट मिला और मैंने अपनी चेस्ट तब कंपेयर करी ना पहले के टाइम से, तो काफ़ी चेंज है। अब इससे क्या बात पता लगती है, ऑब्वियसली हो सकता है मेरे चेस्ट के जेनेटिक्स वीक हों, पर ऐसा भी तो नहीं है कि कोई रिज़ल्ट मुझे मिलेगा ही नहीं। विद टाइम बेशक कम मसल मास ऐड हो, पर ऐड तो होगा ही। बाकी फुल जिम ब्रो बन के आया हूँ आज मैं, शॉर्ट्स विद हाई एंकल सॉक्स, सीवम की तरह, टी शर्ट पर डंबल छपा हुआ है। तो अब अगर मैं अपनी वीक चेस्ट, अपने वीक नहीं है की बात करूं, तो मैंने ऐसी क्या चीज़ करी कि वो इम्प्रूव हो गई। अगर वर्कआउट की बात हो रही है और वर्कआउट के टाइम सेट लगाते टाइम या सेट के बाद सोरनेस फील हो रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा मसल टीयर हुआ है और वो रिकवर होके मसल बड़ा होगा ही होगा। चेस्ट की बात हो गई या किसी और मसल की बात हो गई, हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और लोगों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि सब क्या कर रहे हैं वही मैं करूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल चेस्ट का ही लेता हूँ कि मैं इंक्लाइन प्रेसिंग से स्टार्ट करता ही नहीं, और तुमने देखा होगा मोस्टली लोग इंक्लाइन प्रेस से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने भी करा था कोशिश, बट मेरे को फील आता ही नहीं। तो सिंपली ऐसी मशीनें, ऐसी एक्सरसाइज पकड़ो जिसमें तुम्हें मसल फील हो रहा है, और वही बात है, मसल फील होगा तो मसल फटेगा, और मसल फटेगा तो रिकवर होके वो बड़ा होएगा ही होएगा। बेशक वीक जेनेटिक्स की वजह से धीरे ग्रो हो, पर ग्रोथ तो मिलेगी मिलेगी। लास्ट वार्म अप सेट ले रहा हूँ फिर 10 किलो। अब इस एक्सरसाइज में ना हाथ बैठ गया मेरा, तो मैं हैवी वेट के साथ भी माइंड मसल कनेक्शन बना लेता हूँ। नहीं तो मेरे को 7.5 ही बहुत लगता था इस पर, बट अब 10 और 12 भी ले लेता हूँ। और ये 70 mm लेंस होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, बैकग्राउंड ब्लर देखो एक तो, और दूसरी चीज़ मैंने कैमरा को लिटरली दूसरे कोने में रख दिया जिम के, और मेरे को ना स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा इतनी दूर से। और रिसेंटली बोले तो मैं दिख रहा हूँ ना, 1-2 दिन पहले मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि एज़ मैंने पहले बोला था कि हम जितना सेट के फेलियर के क्लोज जाते हैं ना, उतना फेलियर की डेफिनेशन बदलती रहती है, और वो थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड होती रहती है। और जब भी मैं खुद से पूछता हूँ ना कि मैंने सेट में फेलियर टच किया है, तो हमेशा जवाब ना ही आता है। अब लास्ट शोल्डर वीडियो में ना काफ़ी कमेंट थे रिएडल्ट को लेके कि एक्सरसाइज करते टाइम रिएडल्ट फील ही नहीं हो रहा है। मैं भी उस फेज़ में रह चुका हूँ, तो इसका जवाब मेरे पास है। तो होता क्या है,
जो मैं गलती कर रहा था मोस्टली वही कर रहे होंगे सब, कि एक्सरसाइज के टाइम ना हाथ एकदम पैरेलल कर देते हैं हम ज़मीन के। उससे होता क्या है, एक तरह से कनेक्शन ही हट जाएगा रियर डेल्ट के साथ। तो करना क्या है, तो लैट स्प्रेड होता कैसे है, जब लैट मसल और रियर डेल्ट दोनों टाइट हो जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं बाहर की तरफ। और जो रियर डेल्ट की एक्सरसाइज भी लगानी है ना, वो ऐसे ना लगा के ना इस पोजीशन में लगाओ। इन शॉर्ट ये जो लैट फ्लेक्स वाला पोस्चर है ना, इसी एंगल पे रखने हाथ या इससे थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर नहीं ले जाना है। मैं बिल्कुल ऐसे ना ले जाके अंदर ले जाऊंगा थोड़ा सा डंबल को, क्योंकि इसी एंगल पे मुझे डेल्ट फील हो रहा है। इसलिए तुम देख रहे होगे अभी मैं डंबल से भी रियर डेल्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत ऊपर ना ले जाके ना हाथ यहाँ ले जा रहा हूँ, और तब भी रियर डेल्ट फेल नहीं हो रहा है भाई, दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो एक्सरसाइज करते टाइम ये सोचो कि तुम लैट स्प्रेड कर रखा है, और लैट स्प्रेड करते करते तुम रेप्स लगा रहे हो, अपने आप फील होएगा। और एक चीज़ तुमने नोटिस करी हो तो मैं हाथ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूँ। अब जाने को तो वो और भी पीछे और भी ऊपर जा सकते हैं, बट उसके बाद ना रियर डेल्ट का काम खत्म हो जाएगा और वो सारा मैं बैक से पुल करने लग जाऊँगा। तो मैं उतने ही रेंज ऑफ मोशन में रेप्स लगा रहा हूँ जिसमें मेरा डेल्ट काम कर रहा है। और इससे फिर वही बात पता लगती है कि सिर्फ वर्कआउट करने में, सिर्फ एक्सरसाइज करने में और एक्चुअल मसल को ट्रेन करने में बहुत फ़र्क है। अभी तो मैंने इसका फुल पोटेंशियल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं 10 बिट में शूट नहीं कर रहा हूँ। 10 बिट और 8 बिट कलर्स में बहुत फ़र्क होता है भाई। पर दिक्कत क्या आ रही है, उस 10 बिट की वीडियो को प्ले करने में मेरे कंप्यूटर की फट गई, तो मुझे पीसी अपग्रेड करना पड़ेगा इस कैमरे का फुल पोटेंशियल निकालने के लिए। पर 10 बिट में जो क्लिप दिखती है ना, आ रहा है ना डेल्ट बाहर, पूरी लाइन ही ना मिल गई है बैक के साथ जाके। और इस बार भी वही बात बोलूँगा जो हर बार बोलता हूँ, जो ऑब्वियसली होता ही है, हर कट के साथ मसल डेफिनेशन अच्छी दिखती है पिछली बार के कट से। जब मैंने पोस्ट वर्कआउट सोरनेस वाला टॉपिक छेड़ा है ना, एज मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सरसाइज के अगले दिन या फिर उसके बाद भी मेरे को मसल में सोरनेस रहती है। तो ये कमेंट हमेशा आया कि हमें नहीं रहती। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ सब्जेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि मेरे को तो रहती है। अब मसल ट्रेन करने के 1-2 दिन बाद तुम्हें सोरनेस फील नहीं हो रही है तो हटाओ उसको, मुझे नहीं पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर मुझे होती है। बट सेट के इमीडिएट बाद और सेट के टाइम तो 100% होनी चाहिए। उस टाइम नहीं हो रही ना तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। रेप्स लग नहीं रहे हैं, पर फिर सेकंड थॉट आ रहा है, 1-2 रेप और लगा ले, मतलब पार्शली 1-2 और लगा ले, 1-2 और लगा ले, ऐसे कर करके एकदम ही मज़े। एक पॉजिटिव और अभी पता लगा, छोड़ो नहीं बता रहा कैमरा रिलेटेड बात थी, कोई मतलब नहीं तुम्हारा जानने का और मेरा बताने का भी। क्या सेट था ये? जो चीज़ लास्ट रियर डेल्ट की एक्सरसाइज में अप्लाई करी थी सेम करूँगा। और कई बार तुमने लोगों को देखा होगा, वो एक्सरसाइज ना खड़े होके और इस तरह से मार रहे होते हैं, वो कोई स्टाइल नहीं मार रहे होते हैं। एक्चुअल में होगा क्या, जब मैं बैठ जाऊँगा ना, क्योंकि मेरे को ये ग्रिप मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता, तो अगर मैं बैठ गया ना तो एक तरह से हाथ पैरेलल हो जाएंगे। पर मेरे को ये वाली पोजीशन लाने के लिए, जिसमें मेरे हाथ थोड़े नीचे रहे, मेरे को खड़े होके लगाने पड़ेंगे रेप्स। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया डेल्ट? सेपरेशन पूरी गड्ढा बढ़ गया भाई इधर तो आंसू आ गए खुशी के मारे मेरे। मजाक नहीं कर रहा। और रियर डेल्ट कैसे दिखाऊं? मेरा चेस्ट दिखाने का बहुत मन है, बट शर्टलेस नहीं हो सकता इधर। ऐसे और बड़ा लग रहा है बेल्ट, ऐसा लग रहा है मेरे मुंह के अंदर ही पंप आ गया, जीभ ही नहीं चल रही ओह यस। अब 2 ऐसी ज़रूरी बातें उन लोगों के लिए जो अभी कंटेंट क्रिएशन में नए हैं या फिर जो स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है और दोबारा बोलता हूँ। और रिसेंटली मैं एक सब्सक्राइबर के घर भी गया था, तो वहाँ भी ये बात हो रही थी कि इक्विपमेंट से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा, नहीं पड़ता, क्योंकि वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा तुम्हारे कंटेंट की क्वालिटी ज़रूरी है। और अपनी ही बात करूँ, मेरा चैनल तुम
उठा के देखो ना तो पहले की वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ हैं अभी के कंपैरिजन में, और उस टाइम पे तो कैमरा था ही नहीं मेरे पास। अब एक बार को नंबर्स की बात करें, व्यूज़ की बात करें, मेरे तुम्हारे किसी के भी व्यूज़ अगर कम आ रहे हैं ना, तो उस चीज़ के लिए तुम अपने कैमरा को या फिर और किसी इक्विपमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और तुम्हें एग्जांपल मैं दे ही चुका हूँ। दूसरी बहुत ज़रूरी बात, इस कैमरा को लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ज़रूरत थी ही नहीं इसकी। अब होता क्या है, कई बार कोई चीज़ यूज़फुल है या नहीं है, वो चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, उसको जानने के लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोग जो कैमरा लेना चाह रहे हैं या फिर, ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा क्रॉप सेंसर कैमरा ZV-E10 जो था मेरे पास, जो भाई के पास है अब, वो मोर देन इनफ है। अब इसका एक तगड़ा बट फालतू एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को घर से जिम तक जाना है, अब मैं घर से जिम तक मारुति 800 में बैठ के जाऊँ या फिर कौन सी बड़ी गाड़ी लें, जो भी तुम्हें पसंद है उस पर बैठ के जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, पर्पस तो सॉल्व हो ही रहा है। 19-20 का फ़र्क आएगा, और वही इस कैमरा में और ZV-E10 में हो रहा है। क्या बोलूँ, कुछ है ही समझ ही नहीं आ रहा। चलो बंद करते हैं।